दोस्तों पोर्चुगीज ऑलमोस्ट 450 साल तक भारत में रहे तो क्यों ब्रिटिश एम्पायर जितना एक्सपेंड नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। आई होप आप फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर रहे होंगे। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टूडेंट हो तो नोट्स बनाते चलना। बिना किसी देरी किए चलो शुरू से शुरू करते हैं। अब दोस्तों 1529 एडी में पोर्चुगीज ने अपने तीसरे गवर्नर नीनो दी कुन्ना को भारत में अपॉइंट किया। और दोस्तों इसने आते ही 1530 में भारत में एस्टैब्लिश पोर्चुगीज के कैपिटल कोचिन को गोवा शिफ्ट किया। फिर कुछ समय बाद 1534 में पोर्चुगीज और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच ट्रीटी ऑफ बेसेन साइन होती है, जिसमें गुजरात के सुल्तान ने पोर्चुगीज को बेसेन आइलैंड दे दिया, जो कि आज के महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और बदले में पोर्चुगीज ने मुगल एम्परर हुमायूं के खिलाफ युद्ध में सुल्तान बहादुर शाह को सपोर्ट करते थे। और दोस्तों इस समय तक पोर्चुगीज लगभग पूरे बॉम्बे के आइलैंड्स पर रूल कर रहे थे। साथ ही पोर्चुगीज को अनुमति मिल गई थी दीव में अपनी फैक्ट्री बनाने, और वो वहां अपने किले भी रेडी कर रहे थे। और दोस्तों 1535 में पोर्चुगीज ने दीव में अपने पोर्ट्स के साथ किले भी बना दिए थे। फिर 1536 में हुमायूं की सेना को गुजरात से निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद सुल्तान बहादुर शाह पोर्चुगीज आर्मी को दीव छोड़ने की बात करते हैं। और फिर सुल्तान ने 1537 में पोर्चुगीज वाइसराय को दीव के बंदरगाह पर बुलाकर उनकी हत्या कर दी, जिस कारण दोस्तों 1538 में दीव में एक छोटी सी बैटल लड़ी जाती है, जिसे हम सिege ऑफ दीव के नाम से जानते हैं। और इस बैटल में पोर्चुगीज की जीत होती है और दीव टोटली पोर्चुगीज के अंडर में आ जाता है, और ये 1961 तक इनके अंडर में रहता है। फिर दोस्तों 1546 में सेंट फ्रांसिस जेवियर ने गोवा में इंक्विजिशन स्टार्ट किया, जिसमें ये लोग नॉन क्रिश्चियंस पर जुल्म करते थे ताकि गोवा में ज़्यादा मात्रा में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हो पाए। और अब दोस्तों नीनो दी कुन्ना ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, क्योंकि वो इंडिया के ज़्यादातर आउटपोर्ट्स पर अपने बंदरगाह बढ़ाना चाहता था। साथ ही दोस्तों पोर्चुगीज अब डेक्कन के पॉलिटिक्स में भी अपना रोल दिखाते हैं। जैसे विजयनगर एम्पायर और डेक्कन के बीच बैटल ऑफ टालीकोट में इन्होंने कई वेपन सप्लाई किए थे। लेकिन दोस्तों ये समझ गए थे कि अगर कोई एक सल्तनत भी इनके ऊपर नाराज हुआ तो वो इन्हें एक दिन में भगा सकता है, जिस कारण 1570 में पोर्चुगीज ने दक्कन सल्तनत के साथ नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन की। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस समय मुगल एम्पायर काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा था, और पोर्चुगीज भी अपने ट्रेड बढ़ाना चाहते थे, जिस कारण ये मुगल दरबार जाया करते थे। और फाइनली 1579 में एक मुगल फरमान जारी होता है और पोर्चुगीज को बंगाल के हुगली में ट्रेड करने की अनुमति देता है। अब दोस्तों पोर्चुगीज हुगली में अपना बंदरगाह बनाते हैं, साथ ही किले भी रेडी करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इसके अलावा पोर्चुगीज ने वहां पर नमक का व्यापार भी करना शुरू कर दिया, और टोबैको का बिजनेस तो ये करते ही थे। लेकिन दोस्तों मुगल एम्पायर ने इनके टोबैको के ट्रेड पर अपनी ड्यूटी लगाई, और दोस्तों पोर्चुगीज को इनके ड्यूटी से दिक्कत होती है। साथ ही वो पैसा भी खूब कमाना चाहते थे, जिस कारण उन लोगों ने स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया, यानी गुलामों का व्यापार। जैसे हिंदू मुस्लिम के बच्चों को क्रिश्चियन बनाकर उन्हें बेच दिया जाता था। समय बीतता गया और 1661 में पोर्चुगीज किंग ने अपने बेटे की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकेंड से की, और उन्हें गिफ्ट में आज का जो बॉम्बे का एरिया है वो दे दिया। चार्ल्स सेकंड खुद एक राजा था दोस्तों, तो वो इस आइलैंड का क्या करता, इसलिए उसने इस आइलैंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। फिर दोस्तों कुछ समय बाद 1739 में बैटल ऑफ बसेन लड़ी जाती है पोर्चुगीज और मराठास लीडर बाजीराव के बीच, जिसमें पोर्चुगीज ने आज के मुंबई के नॉर्थ वाले सभी आइलैंड्स को खो दिया। फिर 1779 में मराठास और पोर्चुगीज के बीच संधि हो जाती, और मराठास को पैसे देने थे पोर्चुगीज को, जिसके बदले में वो 75 गांव देते हैं, साथ ही नगर हवेली को पोर्चुगीज को दे देते। पोर्चुगीज भी खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद पोर्चुगीज ने दादरा को इनसे खरीद लिया। फिर दोस्तों समय बीतता गया और 1799 से 1813 तक गोवा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कैप्चर में रहता है। और फिर 1843 में पोर्चुगीज ने अपने गोवा के कैपिटल ओल्ड गोवा से न्यू गोवा शिफ्ट किया, जिसको हम आज की डेट में पंजिम के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये इवेंट्स समझने में दिक्कत हो रही होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन जब आप सेम इसी तरह डच, फ्रेंच और ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें कनेक्ट होने लगेंगी। तो गिव अप मत करना, लेक्चर्स कंटिन्यू रखना।
तो इस तरह से दोस्तों ऑलमोस्ट 200 साल के टाइम पीरियड में पोर्चुगीज इतने सारे पोर्ट्स बनाने में सफल रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला था कि ये ब्रिटिश को ओवर पावर नहीं कर पाते हैं। इसकी कुछ रीजंस हैं जो मैं बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों पोर्चुगीज के पास नेवी पावर काफी स्ट्रांग थी, लेकिन आर्मी पावर स्ट्रांग नहीं थी। और पोर्चुगीज के जितने भी किले और ज्यादातर बिल्डिंग्स थी वो भारत के तट पर ही थी, यानी वो सेंट्रल इंडिया में ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे। साथ ही वो इंडियन रूलर्स से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और इनके जो ऑफिसर्स थे वो भी काफ़ी करप्ट थे। और यहाँ एक और बात आती है कि 1580 में पोर्टुगल स्पेन के अधीन आ जाता है। तो जो बेस्ट रिसोर्सेज थे वो पहले स्पेन में लगते थे, फिर पोर्चुगीज में लगते थे। आई होप दोस्तों पोर्चुगीज का आपको भारत में हिस्ट्री टोटली समझ आ गया होगा। सेम इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में डच, ब्रिटिश और फ्रेंच की हिस्ट्री भी बताऊंगा। और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इसी तरह की वीडियोस के साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।